खैर, सेकंड, सीफैप के सब्जेक्ट्स और उनके डायनामिक्स, ये समझना ज़रूरी है। जो लोग बाद में आए मैं उनको बता दूं, ये ओरिएंटेशन नहीं है हमारा। ये मकसद नहीं है कि हम कहें आओ हमारे इतने पैसे, इतनी फ़ीस है, हमारे इदारे में दाखिला लो, फलाना फलाना। इस काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि हम एक टाइम रखते हैं, आपको शायद आइडिया हो, जैसे कैफ के पेपर होते हैं, हम एक सेशन रखते हैं कि फर्म में किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है। उसमें कोशिश करते हैं लोगों को एक रास्ता दिखाएं और एक ग्रुप में इनफॉर्मली हल्का हल्का सा इनडायरेक्टली अपनी तरफ से सपोर्ट जारी रखते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद हम एक टाइम को मैयर करते हैं कि किस टाइम तक लोग फर्म में इंडक्ट हो गए होंगे। नॉर्मली हम ये सेशन करते हैं जून की 27 से 28 के आसपास, क्योंकि पता होता है कि फर्म वाला स्टॉक टेक वगैरह के आसपास वो बच्चों को वो कर ही लेंगे। तो 30 के आसपास स्टॉक चेक होता है, तो 26-27 के आसपास कर लें। लेकिन उस वक्त ईद थी, तो इसलिए हमने फिर उसको एक हफ़्ते डिले की और इस हफ्ते के मिड में रखा, ताकि जो है वो हम ये सेशन करें और आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करें मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो इस वक्त जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट लॉ के लिए नोन हूँ और शायद मैं आपको कहूँगा कॉर्पोरेट लॉ सबसे आखिरी पेपर है जो आपको उठाना चाहिए। तो किसी भी टाइम पे इस काउंसलिंग का मकसद आपको परसुएड करना नहीं है, आपको एक ओवरऑल बताना है कि क्या है, चीज़ें किस तरह से हैं, प्लानिंग आपने अपनी करनी है। मैं थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ जो आपके शायद ज़िंदगी में काम आ जाए। सीफैप के सब्जेक्ट्स और उनके डायनामिक्स। सीफैप में आपको पता है 6 सब्जेक्ट्स हैं, AAFR, ACLP, SPM, BFD, TPP, AARS। आसान अल्फाज में अकाउंटिंग के बड़े वाले भाई, कंपनी लॉ के बड़े वाले भाई, BM जो कि आपके ज़माने में शायद होता था या नहीं होता था, BMBS उसके बड़े वाले भाई, और अब समझें MFA का थोड़ा सा पोर्शन और थोड़ा सा कुछ और चीज़ें। ये BFD ये पोर्शन कैफ में अब आया है। MFA के अंदर उन्होंने फाइनेंस का पोर्शन लेके आए हैं, वरना कैफ लेवल पे आपके पास फाइनेंस की कोई बेस नहीं होती थी। कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा फाइनेंस का तस्करा होता था। आपने अगर पुरानी कॉस्ट पढ़ी और नई कॉस्ट पढ़ी है तो उसमें तो फाइनेंस का तस्करा भी ख़त्म हो गया। टैक्स प्लानिंग, टैक्स का बड़ा वाला पेपर, और ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस, ऑडिट का बड़ा वाला पेपर। तो आप अगर नोट करें तो आपकी कुछ स्ट्रीम्स चल रही थी सब्जेक्ट्स की, उन्हीं स्ट्रीम्स का ये कंटिन्यूएशन है। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है कि ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी, आप ये उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं। आप सारे पेपर इकट्ठे उठा सकते हैं, या मतलब ये सारे के सारे पेपर्स का जो मर्ज़ी कम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर यहाँ ग्रुपिंग आ जाए तो शायद लोगों की परसेंटेज थोड़ी बेहतर हो जाए पास करने की। चूँकि ग्रुपिंग नहीं है तो लोग पहले इन 2 को तजर्बा करते हैं, नहीं होता, फिर इन 2 को तजर्बा करते हैं, नहीं होता, फिर इन 2 का तजर्बा करते हैं, फिर 3 इकट्ठे देते हैं, फिर 4 इकट्ठे देते हैं, फिर 4 साल बाद सोचते हैं कि ठीक है अब जॉब लग गई है, किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाते हैं, पेपर तो पास होने नहीं है। तो फिर नेट पे सर्च करते हैं कि ACCA की कितनी एग्जामेशन मिल जाएंगी, क्या होगा, ICW कैसे होता है, वगैरह वगैरह, और भाग जाते हैं। CA फाइनल से भागने वाले बहुत ज़्यादा है। कैफ स्टार्ट करके कंप्लीट ना कर सकने वालों की इतनी तादाद नहीं है जितना CFAP स्टार्ट करके ना कंप्लीट कर सकने वालों की तादाद। अपनी फर्म में एवं अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके जो सीनियर हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल सीनियर, पूछिएगा उनके कितने कितने पेपर पास हैं। असूलन जो आपसे 2.5 साल सीनियर है उसके 6-7 पेपर तो निकल गए होंगे अब तक। आपको जान के हैरत होगी, 1 पेपर, 2 पेपर, 0 पेपर। और इसी माहौल में इन्हीं लोगों के दरमियान जो ना खुद पास करते हैं और ये मानते हैं कि पास भी नहीं होता, आपने टाइम गुजारना और आपने पेपर पास करने हैं, तो क्या लोग पास ही नहीं होते? होते हैं, अच्छी खासी तादाद में पास होते हैं। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो पास होते हैं। ICAP ये नहीं बताता कि अपीयर कितने हुए थे, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि पास कितने हुए थे। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि लोग पास हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो कितने % ऑफ द तादाद है। खैर, इनके डायनेमिक्स क्या है, नेचर क्या है, ये और ये प्योर न्यूमेरिकल है। अकाउंटिंग और BFD दोनों प्योर न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल। ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटी मोटी थ्योरी 4, 5, 7 नंबर की आ गई तो आ गई, वरना जेन्युइनली फुल फ्लेज न्यूमेरिकल पेपर, जैसे आपने FR1, FR2 टाइप के पेपर दिए हुए हैं। तो ये 2 प्योर न्यूमेरिकल पेपर हैं। एक की बेस अकाउंटिंग है और एक की बेस फाइनेंस है। अगर आपने कॉस्ट में थोड़ा सा फाइनेंस को पढ़ा हुआ है या MFA करके आए हैं तो MFA वाले पेपर से थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। कॉस्ट में जो आपने पढ़ा था उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हल्का सा तस्करा था वहाँ पे, वो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं। तो आई कैन से कि आपने 5-7% ऑफ BFD पढ़ा हुआ है पहले। हाँ, लेकिन आपका FR1, FR2 इस पेपर में हेल्प कर सकते हैं। आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे पढ़े हैं, उन स्टैंडर्ड्स की बेस आपकी यहाँ काम आएगी। तो ये 2 हैं प्योर न्यूमेरिकल पेपर। 3 है प्योर थ्योरी, लॉ
SPM, ऑडिट, ये प्योर थ्योरी है। टैक्स मिक्स पेपर है और आपको कैफ लेवल से ही आइडिया है कि टैक्स किस तरह का पेपर होता है। न्यूमेरिकल, थ्योरी, मिक्सिंग, कुछ रट्टा, कुछ लॉजिक। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इनकी क्या टाइप है। साइज ऑफ सिलेबस, 2 पेपर बहुत बड़े हैं, रिपोर्टिंग, सारे स्टैंडर्ड्स, सारी इंटरप्रिटेशन स्टेटमेंट, सब कुछ जो जो अकाउंटिंग में है वो सब आपके सिलेबस में। कॉर्पोरेट लॉ 35 लॉज हैं इसमें। और अगर किसी को डराना हो तो बड़ा आसान सा काम है कि आपने जो कंपनी लॉ पढ़ा है ना, उसमें थे कोई 71 सेक्शंस। अगर आपने कंपनी लॉ का अकेला पेपर दिया है, एक बिजनेस लॉ के साथ जोड़ के होता था, कुछ लोगों ने भी अकेला पेपर दिया है, तो उसमें 71 सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट में 525 सेक्शन है और कंपनीज एक्ट उन 35 लॉज में से एक है जो कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ने हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ के 35 लॉज में से एक लॉ का 20% से कम हिस्सा आप पढ़ के आए हैं एक पूरे पेपर में। खैर ऐसा नहीं है, कुछ इसमें लॉज छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, और कंपनी लॉ बड़े लॉज में से एक है। आई कैन से कि कंपनी लॉ का जितना वॉल्यूम है या आपने कैफ में जो पेपर पढ़ा है उसका तकरीबन 15 से 20 गुना है ये पेपर, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस कैलकुलेशन में जाएँ तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो ये 3 थ्योरी, मिक्स, न्यूमेरिकल, हम बात कर रहे थे। ये 2 बहुत लेंथी हैं, ये 2 लेंथी हैं BFD और ऑडिट, और ये 2 दरमियाने हैं SPM और टैक्स। एट एनी गिवन टाइम कभी भी आपने अपना वज़न लाइट करना हो अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को, तो टैक्स और SPM ये ऐसे हैं जो कम तकलीफ़ देते हैं। फेल तो सारे ही हो जाते हैं, लेकिन ये कम तकलीफ़ दे के फेल होते हैं, बाकी ज़रा तकलीफ़ ज़्यादा देते हैं। और अगर आप इरादे से पढ़ रहे हैं तो वो भी पास हो जाते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह भी। अगला लेवल टेक्निकलिटी लेवल क्या है। 2 सब्जेक्ट का टेक्निकलिटी लेवल मीडियम है और बाकियों का एडवांस लेवल है। SPM और टैक्स आर द पेपर जो कि उतने हैवी नहीं है, बाकी सब में आई कैप का लेवल कैफ से कम से कम 3 गुना हैवी है। कैफ का एक पेपर पास कर, यूँ समझे कैफ के 3 पेपर इकट्ठे एक गो में पास करने के लिए जितनी एफर्ट चाहिए थी उससे ज़्यादा एफर्ट किसी एक पेपर को इनमें से पास करने के लिए चाहिए। वो सारे जो फर्स्ट अटैम्प्टर थे कैफ में, वो सारे आपके सीनियर अपने अपने ज़माने में कैफ अच्छे टाइम पे करके गए हैं। उनसे पूछिएगा वो आपको बताएंगे वो बड़े अच्छे स्टूडेंट होते थे कैफ में। CFAP के पेपर्स थोड़े से भारी हैं और ऊपर से स्टूडेंट जज्बाती हो के 3 पेपर उठा लेते हैं, 4 पेपर उठा लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है 2 पेपर उठाते गए, देते गए, निकालते गए। ऐसा बंदा भी देखा है जिसने आर्टिकल्स में एक करके पेपर दिए और आर्टिकल्स के एंड तक 5 पेपर निकाल के बैठा हुआ था, और बाकी 3 की ज़िद में 3 पेपर देते रहे, फेल होते रहे, देते रहे, और बाय द एंड ऑफ आर्टिकल्स उनके सारे पेपर रहते थे और जो एक पेपर दे रहा था वो निकालता चला गया। तो अगेन लोड समझ के उठाना है, जज्बाती नहीं होना। आपको याद है कैफ में जिस दिन रिजल्ट आता था आप जज्बाती हो जाते थे कि अब वो पुरानी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। जिस दिन आप कैफ के पेपर देते थे किसी सब्जेक्ट के, फ़ौरन से जाके कॉलेज में अर्ली एनरोलमेंट जमा करा देते थे, फिर 3 दिन बाद रिफंड लेने पहुँचे होते थे। लेकिन उसी तरह का जोश आपके अंदर अचानक से आएगा जब आपको लगेगा मैं 3 पेपर 4 पेपर दे दूँ। अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाना है कि हौसला, जज्बाती नहीं होना, अच्छी तरह से समझ के कैलकुलेटिव मूव करनी है। तो ये 2 पेपर टेक्निकलिटी में भी मीडियम है और साइज़ ऑफ सिलेबस में भी मीडियम है। बाकी टेक्निकलिटी में बाकी सब एडवांस हैं, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लेंथी पेपर हैं, मीडियम पेपर हैं और वेरी लेंथी, तो यहाँ 3 कैटेगरीज़ हैं। रिपोर्टिंग और लॉ सबसे बड़े पेपर है। फिर एक अगली कहानी, MSA किससे अनलॉक होता है। CFAP के साथ साथ आप MSA के पेपर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने वो 2 पेपर पास कर लिए हों जिससे वो वाला MSA अनलॉक होता है। ये वाला और ये वाला, सबसे पहला और सबसे आखिरी, ये 2 पेपर देने से MSA 1 अनलॉक हो जाता है। देने से नहीं, पास करने से। तो जब आपके ये दोनों पेपर पास हो जाएंगे तो आपका MSA 1 अनलॉक हो जाएगा। तो आप MSA 1 भी अपने CFAP के किसी पेपर के साथ जोड़ के दे सकते हैं। दूसरा SPM और BFD, ये 2 पेपर देने से MSA 2 अनलॉक हो जाता है, यानी ये 2 पेपर पास करने से MSA 2 अनलॉक हो जाता है। तो अक्सर लोग प्लान करते हुए कोशिश करते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट्स को अपनी प्लानिंग में ज़रा ज़्यादा रखें जिनसे उनके MSA 1 MSA 2 अनलॉक होने हैं, ताकि कम से कम एक आध अनलॉक हो जाए, फिर थोड़ी सी एफर्ट करके उस पेपर को दे दिया जाए। तो याद रहेगा, पहला और आखिरी MSA 1 के लिए, और तीसरा और चौथा यानी कि वो जो MFA के अपने पेपर बनाए ना जिसमें BM और फाइनेंस है, उससे एक अनलॉक हो रहा है,
और रिपोर्टिंग और ऑडिट, ये 2 करने से दूसरा एमएस अनलॉक होगा। तो सब्जेक्ट्स के डायनामिक समझ आए। अब हो सकता है आपको न्यूमेरिकल पसंद, हो सकता है आपको थ्योरी पसंद हो सकता है आपको लेंथी सब्जेक्ट पसंद, हो सकता है शॉर्ट, हो सकता है आप कहें मैंने पहले हल्का खेलना है, हो सकता है आप कहें मैंने पहले ही तो जान मारनी है। पहली दफ़ा आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए, उसके बाद आपके पास होंगे हमेशा 4 महीने। कैफ के स्टूडेंट रिजल्ट आने से पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, CFF वाले रियलिस्टिक होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का फिर पढ़ते हैं। तो CFF में इफ़ेक्टिवली आपके पास 4 महीने होते हैं। तो पहली अटेम्प्ट में आपके पास 1 से 1.5 साल होता है, और ये सोच के कि 1 से 1.5 साल मौजूद है, 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं। चूँकि आपको पहले दिन से लग रहा होता है कि मेरे पास 1.5 साल है, फिर 2 महीने बाद लगता है 1.5 साल में से 2 महीने कम है। किसी भी टाइम पे आपको साल से कम वाली फील नहीं आती, तो पता लगता है 6 महीने बाद कुछ भी नहीं पढ़ा होता। उससे बेहतर एक छोटा सा पेपर उठा के सेल्फ पे पढ़ना शुरू कर दिया होता। पढ़ना कब है, क्लासेस कब लेनी है, फ़ौरन से क्लासेस ले लेनी है, अचानक से सारे सब्जेक्ट्स में क्लासेस शुरू कर देनी है, अपने आप को फुल ऑक्यूपाई कर देना है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग फर्म के साथ फिजिकल क्लासेस रखते थे, 3-4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, मंडे से लेके सैटरडे तक 3.5-4 घंटे तक ब्लॉक रहते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, पिछले सेशन में अगर किसी ने हमसे कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिट और SPM इकट्ठे पढ़ा है, तो 6 बजे क्लास शुरू होती थी और रात 10:30 तक जाती थी, यानी 4.5 घंटे 3 दिन क्लास होती थी। तो फिर ये 3 सब्जेक्ट इकट्ठे जो पढ़ा उसकी क्लासें पूरी होती थी। यहाँ उस तरह से नहीं होता कि एक क्लास हुई और 6 डेज़ अ वीक हो रही है और 1-1 घंटे की। यहाँ बड़ी क्लासें होती हैं और कम दिनों पे होती हैं। तो ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि कितने सब्जेक्ट उठाने हैं और आपने कितनों की क्लासेस लेनी है और क्लासेस ने आपको किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। CFAP के स्टूडेंट्स ने अपना सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया है, वो फिज़िकल क्लास नहीं लेते। उनको पता है कि फ़िज़िकल क्लास लेना एक मुसीबत है, तो उससे बेहतर है कि बंदा टीचर को फॉरवर्ड कर करके देख ले और एक टिक लगा ले कि हाँ भाई मैंने टीचर को सुना था। तो ये कुछ मसलों मसाइल हैं। सब्जेक्ट्स के डायनामिक समझ आए। सवाल ये है कि हमने कौन से उठाने हैं।